हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। और आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान, एक वरिष्ठ लेखक, चिंतक, विचारक और संघ में एक वरिष्ठ मैदानी कार्यकर्ता की भूमिका बना चुके माननीय श्री प्रवीण गुगनानी जी हमारे बीच मौजूद है। और बड़े ही गर्व की बात है कि वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सलाहकार के रूप में भी नियुक्त है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव चांसलर के पद पर भी वे नियुक्त हैं और उसके साथ ही मध्य प्रदेश दृष्टिहीन बाधक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी मौजूद हैं। तो ऐसी ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक महान समाज सेवी से आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, माननीय प्रवीण गुगनानी। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जस्ट टॉक जी। सर, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम जानना चाहेंगे कि आपका जीवन किस तरह से आपका बचपन कैसे व्यतीत हुआ और किस तरह से आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए। मैं बचपन में तो नहीं जाऊंगा। बचपन की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें यदि यहाँ पर कहूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप चूँकि सार्वजनिक जीवन से के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बाल्यकाल से मैं स्वयंसेवक रहा, संघ से जुड़ा रहा। शाखा पे मेरा प्रारंभ से आना जाना था और पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे प्रारंभ से ही था। तो काफ़ी पुस्तकालयों में जाना, लाइब्रेरीज़ में जाना, पुस्तकें लाना, पढ़ना, यही मेरे जीवन का आरंभिक अंश रहा। संघ के स्वयंसेवक होने के बाद जब मैं महाविद्यालय में आया तो महाविद्यालय में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला दायित्ववान कार्यकर्ता रहा, जिला पदाधिकारी रहा। और महाविद्यालय से निकलने के तुरंत बाद में मैं मेरे गृह मामला में तब भाजपा के सबसे कम आयु का मंडल अध्यक्ष बन गया था। भाजपा में मैंने 2-3 वर्ष बिताए। उसके बाद में मुझे मेरे पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण से मेरे पिता ने आमला से बैतूल भेज दिया। यहाँ आकर के मैं लगभग 5-6 वर्ष सार्वजनिक जीवन से कटा रहा और मैंने अपने व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान दिया। 5-6 वर्ष के बाद में मुझे लगा कि एक बार फिर सार्वजनिक जीवन की प्यास जो अंदर की होती है वो जग गई। यहाँ पर मैं फिर संगठनों में आना जाना, संघ से जुड़ा। विद्यार्थी काल से ही आपके अंदर एक समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ करने का एक जज्बा आपके अंदर तभी जाग चुका था। हाँ, मैं महाविद्यालयीन जीवन में ही मैं तब हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सागर यूनिवर्सिटी। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में मैंने बैतूल के जयवंती अक्षर महाविद्यालय को वाद विवाद में, भाषण प्रतियोगिता में, कविता प्रतियोगिता में मैंने रिप्रेजेंट किया। विश्वविद्यालय स्तर के मैंने पुरस्कार जीत करके लाए, शील्ड जीत करके लाई। तब इस सबको काफ़ी उल्लेखनीय दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद में मैं जब भाजपा में मंडल अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष के बाद में व्यावसायिक जीवन में रहा 5-7 वर्ष, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया। फिर से जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश लेने का थोड़ा एक कीड़ा होता है, वो कुलबुलाता है, आप लोग समझते होंगे। तो फिर कीड़ा कुलबुलाया और मैं फिर सार्वजनिक जीवन में आया। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे विश्व हिंदू परिषद का जिला कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उस विश्व हिंदू परिषद में आने के बाद में मुझे लगा कि करने को इतना कुछ है कि समुद्र जैसे अथाह काम थे करने के लिए। तो मैंने विश्व हिंदू परिषद में आकर के खुल करके काम किया। काफ़ी सारे मोर्चे खोले, काफ़ी सारे लव जिहाद की घटनाओं को रोका, काफ़ी सारी गौ हत्या की घटनाओं को रोका। यहाँ पे पास में एक गांव है सूरगांव, आप जानते होंगे। सूरगांव में उस समय की एक वर्ल्ड विजन नाम की एक संस्था थी जो बैतूल में बड़े स्तर पर काम करती थी। उसने पूरा का पूरा गाँव धर्मांतरित करा दिया था। मैं उस समय पर अपने पूरे नेटवर्क के साथ अपनी टीम से मिल करके हमने 67 परिवारों को जो ईसाई धर्मांतरित हो गए थे उनको घर वापसी कराई थी और हिंदू धर्म की उनको फिर से शिक्षा दीक्षा करा करके, उनको जनेऊ पहना करके, उनका पवित्रीकरण करके हमने अपने धर्म में प्रवेश दिलवाया था। ऐसा लगभग पूरा का पूरा गांव था, 67 परिवारों का। यहाँ आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूँगा कि धर्मांतरण जो हम वर्तमान में एक बहुत बड़ा हम मुद्दा देख रहे हैं, तो सर क्या हम ये नहीं मान सकते कि कहीं ना कहीं हमारे ही अपने धर्म में कोई ऐसी कमजोरी या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खामी रह जाती होंगी जिस वजह से हमारे अपने लोग दूसरे धर्म की ओर पलायन कर जाते हैं? नहीं, ये मैं आपसे कतई सहमत नहीं हूँ। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब एक धर्मांतरण होता है तब एक राष्ट्र विरोधी जन्म लेता है। मैं उनकी उस बात से 100%, 125% सहमत हूँ। धर्मांतरण एक प्रकार का राष्ट्रांतरण हो जाता है। भारत में विशेषतः बैतूल में जो कि जनजातीय जिला है, यहाँ पे धर्मांतरण का मूल कारण अशिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याएं, आर्थिक कमजोरी, निर्धनता, ये सब है। ऐसा नहीं कि हर निर्धन व्यक्ति धर्मांतरण करने चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको यहाँ पर काम कर रही कुछ ईसाई और मुस्लिम संस्थाएं उनको अपने धार्मिक कुचक्र में फंसाती हैं। विभिन्न प्रकार के उनको प्रलोभन देती हैं। या तो उनको स्वास्थ्य का प्रलोभन देंगी, शिक्षा का देंगी,
रुपए पैसे का देंगे, कुछ सिलाई मशीन, साइकिल ये बांटेंगे, उनका अशिक्षित होने का उनका लाभ उठाएंगे, कभी उनको लव जिहाद के चक्र में फंसा करके उनको ब्लैकमेल करेंगे। इस प्रकार से उनका भावनात्मक शोषण किया जाता है। इस कारण धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण इसलिए कतई नहीं होता कि हिंदू धर्म में किसी प्रकार की कोई कमी है। हिंदू धर्म अपने आप में एक संपूर्ण धर्म है, प्रगतिशील धर्म है, प्रयोगवादी धर्म है। हम समय समय पर अपने अनुसार अपने को बदलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। किंतु जब स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे मुद्दों पर यदि कोई आकर के यहाँ के जनजातीय समाज को घेरेगा तो धर्मांतरित होना उनका दोष नहीं है, उनको धर्मांतरित होने देना हमारा समाज का दोष है। और सबसे बड़ा दोष उन धर्मांतरणकारी संस्थाओं का है जो बाहर से विदेशी फंडिंग के सहारे से यहाँ के जनजातीय समाज को, यहाँ के निर्धन वर्ग को अपने बहलावे फुसलावे में घेरती और धर्मांतरित करती है। धर्मांतरण को लेकर के सरकार का भी कोई कानून है ऐसा? बहुत सारे धर्मांतरण के विपरीत कानून अभी नए भी बने हैं, वो काफी कारगर भी है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि अशिक्षा, निर्धनता ये जहां पर होगी वहां पर कानून भी कहां तक प्रभावी होगी। कानून बना देना एक और बात है, कानून को लागू करना वो एक और बात है, और कानून का ध्यान, जानकारी जनता को होना ये एक अलग बात है। उस मुद्दे पर हम पिछड़े हुए हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे, उसके बाद आप वर्तमान में भाजपा में हैं, तो संघ संगठनों से भाजपा में आकर आप कैसा महसूस? हाँ, मैंने संघ के विभिन्न संगठनों में लंबे समय तक काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी से फिर मैं वापसी विश्व हिंदू परिषद में गया, अखिल भारतीय साहित्य परिषद में मैं रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी में भी साथ साथ में मैं हूँ। और जैसा आपने कहा कि संघ से भाजपा में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, इस संदर्भ में स्पष्ट कर दूं कि भाजपा का मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसलिए संघ से मैं यहाँ आया नहीं हूँ। ये तो एक सामान्य पारिवारिक वातावरण है, यहाँ में और वहाँ में कोई बहुत अंतर नहीं। ठीक है, कुछ नहीं, पहलू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, संघ सांस्कृतिक और साहित्यिक और सामाजिक कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के दायरे में आकर के कई बार थोड़ी सी असामान्य परिस्थितियां बनती है जिनमें हम लोगों को अपने आप को ढालने में हमको समय लगता है। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मुझे कतई कोई असामान्य जैसा, असहज जैसा ऐसा नहीं लगता। जैसा वहां था वैसा यहाँ है। यहाँ भी हम अपनी विचारधारा का ही काम कर रहे हैं, अपने विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि संघ की लॉबिंग चलती है बीजेपी पे। नहीं, संघ कभी लॉबिंग नहीं करता। संघ को लॉबिंग करने की आवश्यकता नहीं। संघ सामाजिक और सांस्कृतिक काम करता है और उसके पास भी करने को इतना है कि उसको लॉबिंग की फुर्सत नहीं है, कतई नहीं। सर, हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों भाजपा कार्यालय पर एक इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया था, तो इसको लेकर के आपने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, तो इस घटनाक्रम विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक बड़ा ही अप्रिय सा पहलू है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डोरी टांग करके उन लोगों ने, कुछ अज्ञात अपराधियों ने, ये कहना चाहिए अपराधी ही कहना चाहिए, बिना अनुमति के वहां पर एक झंडा टांग दिया था। वो टंगा होना कोई विशेष परिस्थिति को जन्म नहीं दे रहा था, लेकिन बिना अनुमति के इस प्रकार से झंडा टांग देना। और जैसा आप जानते हैं, जस्ट टॉक आपका बड़ा प्रसिद्ध चैनल है, आपको ध्यान में होगा कि बैतूल पिछले दिनों सांप्रदायिकता की दृष्टि से गर्म तवे पर बैठा हुआ है। अंदर ही अंदर यहाँ पर लावा धधक रहा है। लव जिहाद, गौ हत्या, गौ तस्करी, धर्मांतरण, ये सब इतने सारे मुद्दे अंदर ही अंदर यहाँ पर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक वातावरण एक नहीं, लेकिन सर गर्मी पर बैठा हुआ है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बैतूल में तो कभी ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं हुई है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, जो कि एक अपने आप में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन कहलाता है, एक हिंदूवादी छवि भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा नहीं कि हम हिंदूवादी हैं तो अन्य धर्मों को, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाले। किंतु उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जहां पर कभी हमने कोई भी दूसरा झंडा नहीं फहराया, एक इस्लाम का झंडा आकर के कोई फहरा करके चला जाए, तो स्वाभाविक था मेरी प्रतिक्रिया देना। मैंने उस नाते से प्रतिक्रिया दी, उसकी शिकायत दर्ज कराई। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि बैतूल के पुलिस प्रशासन की, कि उसने तुरंत जाकर के दूसरे दिन सुबह, वो तो उस दिन कार्यालय की चाबी नहीं मिली रात, नहीं तो उस रात्रि में ही झंडा उतर जाता। वो दूसरे दिन सुबह 9 बजे हमने सामने खड़े होकर के वो झंडा उतरवाया। वो झंडा उतरने से काफी लोगों ने राहत की सांस ली। यदि वो झंडा लगा रहता तो कहीं ना कहीं बैतूल के सांप्रदायिक वातावरण पर आंच आती, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो लावा धधक रहा है उसको एक, उस बारूद को माचिस की तीली मिल जाती। वो बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते वो झंडा उतर गया। और मैं आज भी इस बात पर, अपनी बात पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बिना अनुमति के इस्लामिक झंडा फहराना एक अपराध था, वो नहीं होना चाहिए था। भविष्य में होगा तो उसकी भीषण प्रतिक्रिया हम देंगे, जरूर देंगे। तो सर, आपने इसके खिलाफ FIR वगैरह भी दर्ज कराई होगी कुछ? हाँ, मैंने उस रात को ही ऑनलाइन FIR करा दी थी। SP महोदय, एडिशनल SP। तो इसमें सर किन लोगों की संलिप्तता सामने आई, ऐसा कुछ अभी तक?
उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा था, कोई फिरोज अली, शेख हलीम नाम का व्यक्ति था। शेख हलीम को पकड़ा था और शेख हलीम को पकड़ करके पूछताछ भी की गई थी, बाद में उसको छोड़ दिया गया। हमने भी उस विषय को बहुत ज़्यादा इसलिए तूल नहीं दिया कि झंडा उतर गया, हमारा विषय समाप्त हो गया था। लेकिन उसमें यह जरूर मैं कहूँगा कि पुलिस की उसमें एक चूक रही कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा। झंडा कोई एक व्यक्ति नहीं बांध सकता, वो 2-3 व्यक्तियों का काम था। पुलिस ने एक व्यक्ति को बांध करके पकड़ करके बाकी लोगों की जांच नहीं करके उस मामले में थोड़ी सी लापरवाही भी हुई है। झंडा उतर गया, इस मामले में हम पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हैं, किंतु अपराधी वो नहीं पकड़े गए, अपराधियों पर कार्रवाई आज तारीख तक नहीं हुई है। इस बात को लेकर के हमारी पुलिस से शिकायत भी है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जिला भाजपा अध्यक्ष ने आप पर झंडा विवाद में सांप्रदायिक वातावरण, माहौल को बिगाड़ने का एक आरोप सा लगाया, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ही जिला अध्यक्ष, आपकी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आप पर यह आरोप कैसे लगाया? मुझे भी समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और हम संघ के शिक्षित स्वयंसेवक हैं, इस समाज में हम पिछले 20-25 वर्षों से एक लंबा इतिहास हमारा रहा है काम करने का। हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सांप्रदायिक वातावरण पर आंच आए। भारतीय जनता पार्टी पे यदि इस्लामिक झंडा लगा, उससे हमारे विचार आहत होते हैं और हमने विरोध किया है, तो इसमें सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने जैसी कोई बात ही नहीं थी। सांप्रदायिक वातावरण को तो वो लोग बिगाड़ते हैं जो आकर के बिना अनुमति के वहां पर झंडा लगाते हैं। सांप्रदायिक वातावरण वो लोग बिगाड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर झंडा फहराने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार के भाजपा जिला अध्यक्ष को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं थी? मुझे नहीं पता उन्हें आपत्ति नहीं थी या नहीं थी। मेरी उनसे रात को 12 बजे बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था, 3 लाइनों के प्रश्न थे मेरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी, यहाँ पर झंडा लगा है, आपको पता है क्या? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा आपसे इस विषय में उन्होंने अनुमति ली है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मुझसे अनुमति नहीं ली। फिर मैंने पूछा कि आपने फिर यह झंडा कैसे लग गया? तो बोले मेरे को नहीं पता, वो सार्वजनिक स्थान है, कोई घुस गया होगा, लगा दिया होगा। मतलब एक दिन वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, दूसरे दिन वो प्रेस में कहते हैं कि मुझे पता था, मैंने अनुमति दी, मैंने सामने खड़े होकर के लगवाया। तो मुझे उनकी बातें विरोधाभासी लगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें रात को कहने की आदत होगी कि मैंने अनुमति नहीं दी, दूसरे दिन सुबह उनको कहने की आदत होगी कि मैंने अनुमति दी है। लेकिन मुझे ये आदत नहीं है कि मैं अपने आप पर सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने वाले व्यक्ति का आरोप झेलूं। मैं कतई सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने किसी प्रकार से सांप्रदायिक वातावरण, आज तारीख तक मैंने इतना लंबा सार्वजनिक जीवन जिया है, मैंने कभी किसी सांप्रदायिक वातावरण को ठेस नहीं पहुंचाई। मेरे द्वारा जो काम किया गया वो पूर्ण रूप से मेरे विचार के संवाहक की दृष्टि से उचित था, मैंने किया, मैं उसके ऊपर कायम हूँ। भविष्य में भी ऐसी परिस्थिति बनेगी, पुनः करूँगा। सर, आप एक लाइमलाइट पर्सन हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के तहत भी मतलब ऐसे लोगों पर जवाबदारी होती है कि वो समाज में आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल के वातावरण का निर्माण करें। नहीं, देखिए, जस्ट टॉक, मैं नाम भूल रहा हूँ, रविंद्र जी, जस्ट टॉक के रविंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके इंटरव्यू का पूरा हिस्सा मुझे लगता है कि उसी बात पर केंद्रित है और आप कह रहे हैं कि भाईचारा बनाने का वातावरण की जवाबदारी हमारे ऊपर होती है। मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को सर्वदृष्टि से शांतिपूर्ण दिशा में लेकर के जाएं। लेकिन सार्वजनिक समाज में सार्वजनिक जीवन जीते हुए शांति बनाने के उद्देश्य से केवल अपने विचारधारा पर आक्रमण झेल लेने से यदि शांति होती तो ऐसी शांति हमको नहीं चाहिए। हमको शांति वह चाहिए जिसमें सभी विचारों का आदर हो, जिस प्रकार हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम कभी धर्मांतरण कराने नहीं जाते, हम कभी किसी के सार्वजनिक अन्य स्थानों पर, मैं किसी स्थान का नाम नहीं लूँ, मैं किसी अन्य स्थानों पर कभी हम अपने धर्म का झंडा फहराने नहीं जाते हैं। स्वाभाविक बात है कि इस बात से सभी को बचना चाहिए। जैसा आपने कहा कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मुझे इस जवाबदारी को निभाना चाहिए, मैं आप ही से पूछता हूँ, यदि मैं छदम सेकुलरवादी बन जाऊं और इन लोगों का तुष्टीकरण करते चलूं कि आइए साहब आप हमारे कार्यालय पर झंडा लगा लीजिए, आइए साहब हम आपकी टोपी पहन लेते हैं, आइए साहब हम आपका झंडा यहाँ पर लहरा देते हैं, तो क्या इन बातों से सांप्रदायिक वातावरण निर्मित हो जाता है? इन बातों से सांप्रदायिक वातावरण और अधिक खराब होता है। मैं बैतूल जिले की नहीं, पूरे देश की कहता हूँ, इस देश के सांप्रदायिक वातावरण को, सामाजिक वातावरण को यदि किसी एक शब्द ने बिगाड़ा है तो वो शब्द है तुष्टीकरण का। वो झंडा लगाना भी तुष्टीकरण की निशानी थी। मुझे तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलना है। मैं छदम धर्मनिरपेक्षतावादी नहीं हूं, मैं शुद्ध हिंदुत्ववादी हूं, इसी पर चल करके काम करता हूं। और शुद्ध हिंदुत्ववादी होने के कारण मैं इस्लाम की, ईसाइयत की, सिख की, बौद्ध की, जैन की, पारसी की, जितने विश्व में धर्म हैं
सबकी खूब मैं मान्यता रखता हूँ, सबको खूब मान देता हूँ, सबको खूब सम्मान देता हूँ और इसी रूप में अपना जीवन देता हूँ। मेरे में किसी धर्म के प्रति घृणा या वितृष्णा का भाव नहीं। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, आप किसान मोर्चे के प्रदेश संयोजक शोध भी हैं, तो इस रूप में भी आप काम कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपकी आगे क्या योजना? ये एक बड़ा विषय है। किसान मोर्चे के प्रदेश संयोजक शोध के रूप में मुझे क्या करना है, केंद्र और प्रदेश और हमारा नेतृत्व निश्चित तौर पर मुझे समय समय पे दिशा निर्देश देता रहेगा, उस अनुरूप में काम करूंगा। हाँ, मेरा स्पष्ट ऐसा जरूर मानना है कि बैतूल में कृषि क्षेत्र में और विशेष तौर पर अपने नर्मदांचल में देख ले, इससे ऊपर चल करके अपन पूरे मध्य प्रदेश में देख ले, तो कृषि का क्षेत्र एक बड़ा ही तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। मैं आपको बड़े गर्व से बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल जी पटेल, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र जी तोमर और सबसे बड़े ऊपर हमारे उच्च नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इस देश की कृषि को और कृषकों को इसके उन्नयन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रण लिया है कि वर्ष 2022 तक हम कृषकों की आय दोगुनी करेंगे और इस संदर्भ में वो बहुत सारे कदम उठाते जा रहे हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना। केंद्र और प्रदेश की इतनी नीतियां आ रही है, इतनी योजनाएं आ रही है, उन योजनाओं को यदि हम समय समय पर व्यवस्थित तौर पर लागू कर लेंगे तो निश्चित तौर पर शोध भी होगा, अनुसंधान भी होगा, विकास भी होगा और 2022 तक कृषक की आय दोगुनी भी होगी। तो सर, ऐसा आपका मानना है, लेकिन अक्सर सर हम देखते आ रहे हैं पिछले 5-10 सालों से कि कृषि सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो ना के बराबर बढ़ रही है और साथ ही जो किसान हैं वो कृषि से विमुख होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे ऐसा विश्व की रेटिंग करने वाले जितने तमाम एजेंसीज है वो कह रही हैं, मैं तो सिर्फ उनको फॉलो कर रहा हूँ। तब हम जानना चाहेंगे अगले प्रश्न के माध्यम से आपसे कि आपका विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा ही चर्चित रहा। उस समय जिले में आपने एक अलग ही हिंदूवादी माहौल, वातावरण जो था वो तैयार किया था, तो इस विषय में कुछ बताएं। हाँ, मेरे को बड़ी अच्छी स्मृति लगती है विश्व हिंदू परिषद के दिनों की। उस समय मैं और कम आयु का हुआ करता था और बड़े उत्साह से विश्व हिंदू परिषद के काम में मैं रुचि लेता था। संघ की विचारधारा मुझ में शुरू से ही, प्रारंभ से ही थी और विश्व हिंदू परिषद में काम करना, संघ की विचारधारा पर चलने में दोनों में कोई अंतर नहीं था। मैं 7 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद में जिला कार्यकारी अध्यक्ष, इस संभाग का मंत्री, विभाग मंत्री इसको हम लोग बोलते हैं, वो रहा, प्रदेश का सह प्रमुख रहा। इन सब पदों पर रहते हुए मैंने बैतूल जिले में बहुत सारे अभियान चलाए। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि मेरा सबसे बड़ा अभियान ग्राम सुरगांव के 67 परिवारों का धर्मांतरण जो हो गए थे उनका घर वापसी लाना था। लव जिहाद के मैंने बहुत किस्से रोके। गौ तस्करी के मामलों में बड़ी संख्या में हम लोगों ने छापेमारी करके उसको रोका। लैंड जिहाद इस जिले में जो होता था, लैंड जिहाद को हमने रोका। इस जिले में तस्करी को लेकर के मैं आपसे इस जिले में आपको मैं 1-2 मिनट में आपसे लूंगा। इस जिले में जो तमाम ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं उनको रोकने में हमने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और मैं आपको आपके माध्यम से, जस्ट टॉक के माध्यम से, कि विश्व हिंदू परिषद के 7 वर्षों के कार्यकाल में मेरे ऊपर 13 पुलिस केस दर्ज हुए हैं। पूरे के पूरे 13 पुलिस केस मेरे ऊपर जो दर्ज हुए हैं उसमें मैं कभी किसी नेता के पास मदद मांगने नहीं गया, जबकि उस समय पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ करता था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मेरे ऊपर 13 केस दर्ज हुए, लेकिन मैंने कभी किसी नेता के, हम लोगों को सीख दी जाती थी, दिस इज द बैज ऑफ ऑनर, ये हमारे लिए आभूषण थे। केस दर्ज हुए थे हमारी विचारधारा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, तो ये बैज ऑफ ऑनर मिलता जाता था और हम लोग प्रसन्न होते थे। 13 पुलिस केस दर्ज हुए। मैंने 13 पुलिस केस के विभिन्न केस, भैंसदेई, चिचोली, आमला, शाहपुर, सारणी, घोड़ा डोंगरी, इन सभी जगहों पर जा जाकर के, बैतूल कोर्ट में, इन सब कोर्ट में मेरे मामले चलते थे। मैं जा जाकर के पेशियां लड़ता था और बड़ा संघर्ष करना पड़ता था उन दिनों। 13 पुलिस केस में से 12 पुलिस केस मैंने लड़ करके, बिना किसी समझौते के, कभी किसी केस में समझौता नहीं किया, 12 केस मैंने लड़ करके निपटाए। और एक केस जो माँ ताप्ती में गौमुंड डाल दिया गया था, गाय का सिर काट के डाल दिया गया था, उसमें हमने NH ब्लॉक किया था, उसका केस आज भी चल रहा है। उसके अलावा मेरे 12 के 12 केस में निर्दोष मुक्त हुआ हूँ, निरपराध सिद्ध हुआ हूँ और सिद्ध होकर के बाहर हुए। एक केस मेरा अभी भी चल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है उससे भी मैं निरपराध सिद्ध होकर के बाहर आ जाऊंगा। इन पूरे 13 केस मेरे ऊपर जो दर्ज हुए उसके दौरान मेरे संघर्ष की एक लंबी कहानी। उस समय पर मैं स्वयं आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं होता था। मुझे याद है, मुझे भैंसदेई पेशी पर जाना पड़ता था, कार से 1000 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा, इसलिए बस से जाकर के हम लोग 100-200 रुपए बस की टिकट में काम चला करके और सुबह जाते थे, शाम तक पेशियां लड़ करके आया करते थे। मुल्ताई कोर्ट में जाना होता था, हम अपनी गाड़ी से नहीं जा पाते थे, बस से जाते
जाते थे, ट्रेन से जाते थे। वकील को देने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं होते थे। तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज होते थे, उनकी भी चिंता करनी पड़ती थी। तमाम कार्यकर्ताओं के परिवार हमारे पीछे आकर के लगते थे कि भाई हमारे लड़के का केस आपके कारण से दर्ज हो गया। उनके माता पिता को समझाना, उनकी मानसिक स्थिति को ठीक रखना, उनके पारिवारिक वातावरण को ठीक करना, दोबारा वो कार्यकर्ता समाज में, क्षेत्र में आकर के, सड़क पर आकर के काम करता रहे, इस बात के लिए उनके परिवार को बनाना, ये सब काम साथ साथ में चलते थे। विश्व हिंदू परिषद का काम करते करते केवल धर्म रक्षा नहीं करनी पड़ती थी, केवल गौ रक्षा नहीं करनी थी, केवल लव जिहाद नहीं रोकना था, केवल धर्मांतरण नहीं रोकना था, लोगों को घर वापसी लाने का ही काम नहीं था। सबसे बड़ा काम ये होता था कि इन कामों को करते हुए मेरे साथ जो कार्यकर्ता रहते थे उनके ऊपर जो पुलिस केस दर्ज होते थे, मैं अपने ऊपर पुलिस केस दर्ज होता था, उसको हंसते हुए जेल जाता था। लेकिन जब कार्यकर्ता पर केस दर्ज होता था और जब उसका कार्यकर्ता, उसका माता पिता, उसका बड़ा भाई, उसकी बहन मेरे पास आती थी कि भैया आपके कारण ये केस दर्ज हो गया, तो उनको जवाब देना मुझे आज भी स्मृति में है। उनको जवाब देते समय मेरी जीभ जम जाती, मैं उनको उत्तर नहीं दे पाता था। किसी तरीके से अपने आप को संभाल करके वातावरण तैयार करता था कि ये कार्यकर्ता भी बना रहे, उसके परिवार में वातावरण भी बना रहे और संगठन का काम भी आगे बढ़ता रहे। सर, मैं गौ तस्करी को लेकर के आपसे जानना चाहूंगा कि जब इतना बड़ा संगठन और इतने सारे कार्यकर्ता जिले में सक्रिय हैं, उसके बावजूद भी सर अक्सर देखने में आता है, हम टेलीविजन या पेपर के माध्यम से जान पाते हैं कि इसके बाद भी हमारे जिले से बहुत बड़ी बहुतायत में गौ तस्करी हो रही है। सर देखिए, इस समाज में त्रेता युग से एक बात चली आ रही है कि सज्जन शक्ति बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है, लेकिन सज्जन शक्ति के आगे दुर्जन शक्ति एक क्षणिक समय होता है, एक कालखंड होता है। जब दुर्जन शक्तियां मुंह उठाती हैं, वो उभरती ही हैं, वो उनकी नीति का हिस्सा होता है। तो ये जो गौरक्षा में जो दुर्जन शक्तियां आ रही हैं गौ तस्करी में, इनका भी अभी उभरने का कहीं ना कहीं समय होगा, इनके समाप्ति का भी समय आ गया। आप देखिए कि पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि गौ तस्करी में कमी आई या नहीं है, ये आकलन तो आपको करना है, लेकिन गौ रक्षा के वातावरण में सुदृढ़ता आई, वो सुबलित हुआ है। गौ रक्षा का, गौ पालन का, गौ संवर्धन का, ये पूरा का पूरा काम समाज में आज एक आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुका है। ये हमारी उपलब्धि है। सर, अक्सर हिंदूवादी संगठन और जो भी हमारे संगठन है वो अक्सर गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर ऐसा देखते हैं सर कि जो ऐसे मवेशी हैं जिनको उनको कोई पालने वाला नहीं है, कोई वो नहीं, तो ऐसे मवेशियों को सर जब तक उनका संरक्षण ठीक ढंग से नहीं किया जाएगा, जब तक गौ तस्करी कैसे रुकेगी? उस दिशा में काम क्यों नहीं? मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि जब तक ये नहीं रुकेगा, गौ तस्करी नहीं रुकेगी। लेकिन एक बात आप तय मानिए, विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या विश्व का कोई और संगठन हो, कोई भी संगठन तब तक अपने सामाजिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता जब तक समाज उसके साथ खड़ा नहीं होगा। गौरक्षा का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम गौ रक्षा करें, गौरक्षा का हमारा उद्देश्य ये है कि समाज गौ की रक्षा करे, समाज गौ का संवर्धन करे। जब तक समाज नहीं आएगा, हमारा संगठन तो समाज का एक छोटा सा उपकरण है, छोटा सा अंश है। हम छोटे से अंश के रूप में जितनी भूमिका निभा सकते हैं गौरवपूर्ण निभा रहे हैं, लेकिन समाज से हम आज भी समाज की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं कि समाज गौरक्षा के क्षेत्र में न केवल गौरक्षा बल्कि जितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय हैं, जितने राष्ट्रीयता के विषय हैं, जितने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय हैं, जितने हिंदुत्व के विषय हैं, जितने हिंदू राष्ट्रवाद के विषय हैं, इनके ऊपर समाज आगे आए, समाज जागृत हो, समाज काम करे। कोई संगठन कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि समाज से बड़ा हो जाए। हम आज भी अपने आप को समाज का अंश मानते हैं। समाज सर्वोपरि है। जिस दिन समाज चाहेगा गौ तस्करी बंद होगी, जिस दिन संघ चाहेगा गौ तस्करी बंद नहीं करा सकता। संघ इसीलिए चाहता है, हम कुछ नहीं करते, समाज सब कुछ करता है। संघ कहता है करना भी समाज को है। सर, फिर चूक कहाँ हो जाती है कि गौ तस्करी हो जाती है? इतना बड़ा संगठन है, पुलिस प्रशासन है, उसके बावजूद नहीं, मैंने आपसे पहले कहा कि जब तक समाज स्वयं जागृत नहीं होगा तो ये तो घटनाएं होती रहेगी। सज्जन शक्ति के आगे दुर्जन शक्ति हमेशा आगे बढ़ करके सिर चढ़ करके बोलती है, लेकिन उसका एक सीमित समय होता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, आपने प्रदेश किसान मोर्चा के आप पदाधिकारी रहते हुए आपने जिले की सीमा से 70 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित किया था, तो उसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? नहीं, मंशा कुछ नहीं, वो योग था। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रदेश संयोजक शोध का बनाया किसान मोर्चे में, हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन जी चौधरी ने मुझे शोध एवं अनुसंधान की जवाबदारी दी। बड़े ऊर्जावान, बड़े तेजस्वी और बड़े गतिशील अध्यक्ष हैं हमारे। आपने देखा होगा उनके पैर में चक्री, वो एक स्थान पे कभी नहीं दिखते। उन्होंने मुझे चुनौती दी कि बैतूल में एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करके दिखाओ। मैंने यहाँ से 70 किलोमीटर दूर काजली में उस कार्यक्रम की योजना बनाई।
उस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मुझे अकेले को नहीं है। उस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय हमारी किसान मोर्चे की पूरी टीम को है। उस किसान सम्मेलन की सफलता, उसमें 2000 किसान वहाँ पर आए थे। और मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूँ कि काजली ग्राम में जो 300 परिवारों का गाँव है, उस गाँव में 2000 लोगों का सम्मिलित हो जाना, खास तौर से उस दिन जब 10 बजे हमारे कार्यक्रम का समय था और 10 बजे ही वहाँ पर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी निकलने का समय, हमारे इधर कार्यक्रम का समय, गांव वाले आ नहीं रहे थे, बाहर के गांव के जितने लोग आए, 100% कृषकों का सम्मेलन था, उसमें एक भी व्यक्ति गैर कृषक नहीं था। 2000 से अधिक कृषकों को हमने जोड़ा था, उसमें मेरा कोई काम नहीं था। आप जैसा कह रहे हैं कि मैंने उस कार्यक्रम को करा दिया, मैंने नहीं कराया। वो कार्यक्रम दर्शन जी चौधरी के आकर्षण में हुआ, वो कार्यक्रम संगठन की योजना से हुआ, वो कार्यक्रम संगठन की शक्ति से हुआ। मैं अवश्य उसमें 5-7 दिन पूर्णकालिक तरीके से उस मुल्ताई क्षेत्र में लगा रहा। 5 दिन मैं घर नहीं लौटा, मैंने 5 दिन उधर ही काम किया। और जब 5 दिन उधर काम किया तो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाया मेरे साथी वहाँ के पूर्व विधायक चंद्रशेखर जी देशमुख रहे, राजेश जी पाठक रहे, रोशन देशमुख रहे, लतेश पवार रहे, भवानी गावंडे रहे, जितेंद्र ठाकुर रहे। ऐसा एक 5-7 लोगों की टोली हमारी जो थी वो प्रमुख रूप से काम कर रही थी। उस टोली के अथक प्रयासों का परिणाम था वो सम्मेलन, मुझे अकेले का कोई काम नहीं था। लेकिन कार्यक्रम निश्चित तौर पर मैं आज पुनः जस्ट टॉक के मंच पर बैठ करके उन कृषकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उस कार्यक्रम को सफल बनाया था। सभी लोग पूरे जिले में, जैसा आपने भी कहा, सभी लोग उस जिले के उस कार्यक्रम को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अभी तक किसान मोर्चा ने यहाँ पर इस जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं किया। तो एक सफल कार्यक्रम रहा सर, निस्संदेह। लेकिन उस सफलता का श्रेय पूरी टीम को है, अन्नदाता किसान बंधुओं को है। वो नहीं आते तो किसान सम्मेलन कैसे सफल होता। उन्होंने सब अपने काम छोड़कर, अपने धाम छोड़कर, अपनी लगन से वहां पर आकर के बैठे, अपने साधनों से आए, अपनी रोटी खाई, अपना किराया खर्च किया, हमारे कार्यक्रम में आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, राजनीतिक परिचर्चा तो एक अपनी जगह होती है, उससे हटकर सर मैं एक निजी प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि जीवन को देखने का सर आपका क्या नजरिया है? जीवन को देखने का मेरा नजरिया केवल और केवल यह है कि करते चलो। जो सामने आया है उस काम को यज्ञ समझो, और जो व्यक्ति सामने बैठा है उसको भगवान समझो। इसलिए मुझे जो काम मिलता है मैं उसको यज्ञ की भांति करता हूँ, और जो मेरे सामने बैठता है मैं सोचता हूँ कि भगवान को जैसे प्रसन्न करना है, अभी मैं रविंद्र राठौर को वैसे ही प्रसन्न कर रहा हूँ जैसे भगवान को करना है। आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? तो मैं आपको भगवान मान के प्रसन्न करना चाहता हूँ। वो विशाल जी कैमरामैन बैठे हैं, मुझे लगता है कि विशाल जो है, विशाल साहू मुझसे जैसा मैं भगवान को प्रसन्न करता हूँ वैसा विशाल साहू को प्रसन्न कर रहा हूँ, तो वो मेरी जो फिल्म है थोड़ी अच्छी बना देगा। आप मेरे इंटरव्यू से थोड़ी आपत्तिजनक शब्द कुछ बोल दिए होंगे तो हटा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो पुनः दोहराता हूँ, जीवन को देखने का नजरिया केवल ये कि जो काम सामने आ जाए, जो मिले, प्रभु जो आपको काम दे दे, छोटा हो बड़ा हो, निकृष्ट हो उत्कृष्ट हो, काम को पूजा समझ लो, काम को धर्म समझ लो, काम को भगवान समझ लो। और जो व्यक्ति सामने आ गया, वो दुश्मन है या शत्रु है या मित्र, तटस्थ है या निकृष्ट है, जो भी है, उसको प्रसन्न करना है। हमारा उद्देश्य सर उसको सिर्फ प्रसन्न, उसको प्रसन्नचित्त करना होता है। लेकिन यदि प्रसन्नता के आड़े में कहीं विचार की बात आती है तो फिर प्रसन्न करने के स्थान पर हम थोड़ा सा वैचारिक टकराव तो हो ही सकता है, होंगे ही। यदि हमारे में वैचारिक टकराव नहीं हुआ, वैचारिक मतभेद नहीं हुए, तो हम मनुष्य किस काम के? हमको अपने विचार का काम करना है। किसी को प्रसन्न करने का अर्थ कतई ये नहीं है कि हम अपने वैचारिक स्तर पर जाकर के उससे समझौता करेंगे। हम अपने वैचारिक ध्रुव पर अटल रहकर जितना उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते होंगे करेंगे। उसके आगे वो प्रसन्न होता है हो जाए, नहीं होता है तो एक गंदा सा शब्द में बोलूँगा नहीं, वो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने ध्रुव पर स्थिर रहकर उसको प्रसन्न करना है। ये आपका जीवन, ये हमारे जीवन का दर्शन यही है। जी, बहुत ही अच्छा दर्शन है सर आपका, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही लोग भी अपने अंदर ये भावनाएं पैदा करें कि जो भी व्यक्ति उनसे मिल रहा है या वो भी जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसको जिस तरह हम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं वैसा ही प्रयास हम लोगों को प्रसन्नचित करने का प्रयास कर दें, तो शायद हमारे समाज से समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और वैमनस्य दूर हो जाएगा हमारे समाज से।
तो ये ऐसे हम उम्मीद करते हैं सर। धन्यवाद। और सर अंत में अब एक आखिरी प्रश्न, अच्छा प्रश्न और है, एक प्रश्न और आपसे बचा है सर आखिरी, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट करने के पहले भी आपसे कहा था कि कोई एक सोशल मैसेज, एक सामाजिक संदेश जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या एक सोसाइटी को ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश होगा? समाज को मैं केवल एक संदेश देना चाहूँगा जी कि इस देश ने औपनिवेशिकता की, इस देश ने अराष्ट्रवाद की, इस देश ने अहिंदुवाद की, बहुत सारी कष्टों को झेला है। इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं हमको अपने विचार पर अटल रहना होगा। औपनिवेशिकता की जितनी शैलियां हैं उनसे हमको मुक्ति मिले। राष्ट्रवाद होने की दिशा में हम जितनी गति से आगे बढ़ सकें उतनी गति से आगे बढ़ें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस देश की मूल आवश्यकता है, मैं ये कहना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत देश वर्ष 1500 तक इस समूचे विश्व की 30 से 35% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। 1500 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश एक सांप और सपेरों का और जादूगरों का देश कहलाने लगा। हम सोने की चिड़िया थे, हम सोने की चिड़िया से क्या हो गए? तो मेरा संदेश ये है कि हम भारत माता को परम वैभव का शिखर पर स्थापित करने के लिए, हम अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए केवल कर्म करें, कुछ नहीं सोचना। जैसा मैंने पूर्व में कहा, जो सामने काम आया है उसको करना, जो सामने व्यक्ति आया है उसको भगवान मानना और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ना। सर जैसा आपने कहा कि भारत औपनिवेश काल काफी हमारे ऊपर वो रहा, हावी रहा, लेकिन सर हम वर्तमान में पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी होते जा रही है। तो ये भी एक कारण रहा है औपनिवेशिकता का ही असर है। क्या हुआ कि 26 मई 2014 गार्जियन समाचार पत्र लंदन से निकलता है, उसने लिखा था 26 मई 2014 का वो दिन था जिस दिन नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। द गार्जियन ने लिखा था कि भारत से औपनिवेशिकता की समाप्ति, भारत से विदेशी शासन की समाप्ति, भारत से मुस्लिम शासन की समाप्ति, भारत से अंग्रेजी शासन की समाप्ति यदि कभी हो रही है तो मूलतः वो आज हो रही है। उसके कहने का आशय था कि भारत पिछले 800 वर्षों से, स्वतंत्रता के बाद के 70 वर्ष भी उसमें सम्मिलित कर रहा हूं मैं, द गार्जियन ने भी किए हैं। भारत पिछले 800 वर्षों से स्वतंत्र होने के बाद में भी गुलामी की परिस्थिति में जी रहा था। हमारे सोचने की दृष्टि, हमारे करने की लय औपनिवेशिकता पर आधारित थी। हम विदेशियों से इतने प्रभावित थे कि उनके प्रभाव क्षेत्र से हम बाहर ही नहीं निकल पाए। हमारा इतिहास, हमारा पाठ्यक्रम, हमारी वैज्ञानिक दृष्टि, हमारी सामाजिक दृष्टि, हमारी कृषि दृष्टि, हमारी सैन्य दृष्टि, सब कुछ औपनिवेशिकता की शिकार थी। मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र जी मोदी की कि उन्होंने 7 वर्षों में भारत को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने इन सारे के सारे क्षेत्र जो मैंने गिनाए, इनमें नए कीर्तिमानों को स्थापित किया, नए लक्ष्यों को स्थापित किया, नई सामग्रियों को लाया है और उसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज औपनिवेशिकता से मुक्ति, यदि मैं गार्जियन की उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। पिछले 7 वर्षों का हम इतिहास देखें तो हमको लगता है कि हम औपनिवेशिकता में कितने घिरे हुए थे, आज कितने मुक्त हो रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि हम औपनिवेशिकता के चक्र में फंसे हुए थे और उससे हम अब बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। तो एक चीज़ सर मैं और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में पर्याप्त मात्रा में हर घर में आपको हर गांव में टैलेंट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है ये देखने में आती है सर कि हमारे देश का जो टैलेंट है वो फॉरेन जब जाता है या फॉरेन के देशों में जाता है तो वहाँ उसे उतनी परफॉर्मेंस मिलती है, उतना उसे प्रोत्साहन मिलता है, तो उतना हमारे देश में उसे क्यों नहीं दे दिया जाता? उतना यदि हमारे देश में दे दिया जाए तो वो व्यक्ति यहाँ पर भी बेहतर तरीके से। ये परिस्थितियाँ रही है पिछले 70 वर्षों में, जो देश में परिस्थितियाँ बनी उसमें ये सब चलते रहा। किसी हद तक आपकी बात सच भी है कि यहाँ की प्रतिभाओं का ब्रेन ट्रेन बहुत जम के हुआ है, बहुत अच्छे बड़े स्तर पर हुआ है और यहाँ के मस्तिष्क बाहर जाकर के प्रभाव जमा लेते और हमारे यहाँ उतना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं, मुझे लगता है कि अतिशीघ्र हम आदर्श स्थिति में होंगे। ठीक है सर, आपसे एक बहुत ही सार्थक और एक बहुत ही उम्मीद भरी चर्चा हुई, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट टॉक का, रविंद्र राठौर का, विशाल साहू का, कि आप लोग ने इस चर्चा के योग्य मुझे समझा और आपके माध्यम से समाज से बात करने में मुझे भी बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।